स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे, डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेसी ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में कौन सा टॉपिक किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेसी ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या होता है, जिसमें दोनों पार्टियों के बीच में क्या होता है, लीगल रिलेशनशिप स्थापित हो जाता है। यदि एक पार्टी अपना प्रॉमिस ब्रीच करती है तो दूसरी पार्टी उस पर क्या कर सकती है, केस कर सकती है। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो लड़ा गया था 1861 में, जो इसका बेस था इस टॉपिक के आने का। कौन सा टॉपिक, डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेसी ऑफ कॉन्टेंट। उसमें ये कहा गया था सिर्फ दो ही पार्टियां जो हैं वो आपस में एक दूसरे पर केस कर सकती हैं, लेकिन थर्ड पार्टी चाहे बेनिफिशियरी भी है, वो उन दोनों के बीच में आकर केस नहीं कर सकती। इससे रिलेटेड मैंने आपके साथ एक केस भी डिस्कस किया था जो 1915 में डिस्कस हुआ था। ठीक है, तो उसी का ही एक्सेप्शनल मतलब उसके उल्ट जो ना डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेसी ऑफ कॉन्टैक्ट तो कह दिया कि दोनों पार्टियां ही आपस में केस कर सकती हैं। कोई स्ट्रेंजर आकर, चाहे वो बेनिफिशियरी है, वह दोनों पार्टियों के ऊपर केस नहीं कर सकता, एक दूसरे पर केस नहीं किया जा सकता, या वो दोनों पार्टियां स्ट्रेंजर पर केस नहीं कर सकती, ये कहा गया था। एक्सेप्शन मतलब कुछ हमारे पास केसेस हैं, कुछ हमारे एक्सेप्शन है, पॉइंट्स हैं जिन पर थर्ड स्ट्रेंजर पर केस कर सकते हैं और स्ट्रेंजर भी उन पर क्या कर सकता है, केस कर सकता है। ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों पहले मीनिंग आ गया डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेसी ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपके लास्ट लेक्चर आ गया, और इसमें उसके उल्ट मतलब कि उल्ट क्या कि स्ट्रेंजर, उसमें क्या कहा गया था कि स्ट्रेंजर केस नहीं किया जाता या फिर स्ट्रेंजर पर केस नहीं कर सकते। पर इसमें क्या कह सकते हैं, एक्सेप्शन मतलब उसका उल्ट कि स्ट्रेंजर पर भी केस कर सकते हैं और स्ट्रेंजर भी केस कर सकता है। बस ये है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके बीच में आ गया होगा। अब आप, मुझे लगता है कि आप बिजनेस लोग को बड़ा ये माइंड में रखते होंगे कि इस पर केस करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंजर टू कॉन्टैक्ट हु इज बेनिफिशियरी, जो क्या है बेनिफिशियरी, कैन सू ए पार्टी टू कॉन्टैक्ट। आज मैं आपको ये एक्सेप्शन में आपको दूंगी, स्ट्रेंजर क्या कर सकता है, सू मतलब कि केस कर सकता है। पहला हमारा रहता ट्रस्ट और चार्ज। पहला टॉपिक क्या गया, ट्रस्ट और चार्ज, मतलब कि ये क्रिएट किया गया है। ठीक है, किसकी फेवर में किया गया है, थर्ड पार्टी के फेवर में किया गया है। ये किया जाता है जैसे प्रॉपर्टी के केस में। ठीक है, तो वो जो थर्ड पार्टी है वो केस कर सकती है। हमने कहा हियर इज ट्रस्ट और चार्ज इज क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ थर्ड पर्सन, मतलब कि ये क्यों ट्रस्ट और चार्ज क्यों क्रिएट किए गए, थर्ड पर्सन की फेवर के लिए किए गए, ये प्रॉपर्टी केस में होता है। तो उस केस में जो थर्ड पार्टी है वो केस कर सकती है और उस पर भी केस किया जा सकता है। तो मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो इस ट्रस्ट और चार्ज जो एक्सेप्शन है इस टॉपिक का वो डिस्कस करूंगी। ये केस लड़ा गया था राणा उमानाथ वर्सेस जंग बहादुर के बीच में लड़ा गया था, और ये 1938 में था। ठीक है, इस केस में क्या था, ए फादर था, उसने अपने जो बेटा था उसको प्रॉपर्टी दी, ये कह कर दी कि वो अपने जो बेटे को, ठीक है, कि कुछ सब इस शर्त पर, जिस पिता ने बेटे को इस शर्त पर प्रॉपर्टी दी कि जो मिस्टर जेड है, ठीक है, उस पर क्या दे, वो एक सर्टेन सम ऑफ मनी दे जो कहाँ रहता है, गाँव में। ठीक है, पिता ने अपने बेटे को इस शर्त पर प्रॉपर्टी दी कि वो जो बेटे को एक मंथली इनकम या ऐसे कह लो देगा। ठीक है, और जो बेटे ने बाद में डिनाई कर दिया उसको मंथली इनकम देने के लिए, जो विदेश में रहता है, तो जो बेटा था जो गांव में रहता था उसने केस कर दिया। ठीक है, तो क्या केस कर सकते हैं, क्योंकि बेनिफिशियरी कौन था, जो गांव में रहता था, तो वो जो गांव में रहता था वो केस कर सकता था अकॉर्डिंग टू दिस केस। ठीक है, कोर्ट ने ये जजमेंट दी। तो मुझे लगता है कि आप समझ के भी राणा उमानाथ के बीच में लड़ा गया था, जंग बहादुर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो पिता ने इसके बेस पर प्रॉपर्टी दी कि वे दूसरे को मंथली अमाउंट देगा, लेकिन जब उसने मंथली अमाउंट देना बंद कर दिया, जो स्ट्रेंजर था उस कॉन्टैक्ट में नहीं था, वो उस पर केस कर सकता है और मंथली अपनी वो ले सकता है, क्योंकि फादर ने इसी बेस पर ही बेटे को प्रॉपर्टी दी थी कि वो उसको मंथली अमाउंट देगा। ये वही केस आ गया जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो पिता ने अपने बेटे के साथ किया था कि मैरिज के सारे एक्सपेंसेस उठा ले
ठीक है, ये वही केस आ गया, वैसा ही केस है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्नॉलेजमेंट ऑफ एस्टॉपल। क्या बोला मैंने? एक्नॉलेजमेंट ऑफ एस्टॉपल वेरी प्रोमाइज्ड बाय द कंडक्ट। जहाँ पर प्रोमाइजर जैसे होता है ना, जो करता है अपने व्यवहार के साथ कहता है कंस्टिट्यूट हिमसेल्फ एज ए एजेंट ऑफ थर्ड पार्टी। वो अपने व्यवहार से ये करता है कि मैं क्या हूँ, एजेंट। ठीक है, तो बाद में जब लायबिलिटी राइज होती है तो वो उसके लिए केस किया जा सकता है। मैं आपको इसे समझाती हूँ। इस केस से, ये केस लड़ा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1933 में लड़ा गया था। के शिरोकीबर के बीच में, मंगलोविंदा के बीच में लड़ा गया था, 2 पर्सन के बीच में लड़ा गया था। ए था टेनेंट, मतलब कि उसने जैसे कि ये ऐसा कह लो कि एक पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी थी। ठीक है, जिसको दी थी उसने आगे फिर रेंट पर दी थी। ठीक है, तो जो पहला जिसने पहले किराए पर ली हुई थी उसने आगे किराए वाले को ये कहा कि तुम मंथली जो रेंट मुझे देना है वो आप सीधे लैंडलॉर्ड को दे दो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लैंडलॉर्ड भी नहीं देता फ्यूचर में। ठीक है, सब टेनेंट वाइज कॉन्ट्रैक्ट उसने अपने व्यवहार से कह दिया कि हाँ मैं एजेंट हूँ टेनेंट का। और फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में क्या उन पर केस कर सकता है टेनेंट? हाँ, तो जो थर्ड पर्सन था मिस्टर सी, समझ लो ए ने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी बी को, बी ने दी थी वही प्रॉपर्टी आगे किराए को सी को, सी के बीच और बी के बीच में कॉन्टैक्ट बन गया। बी ने कहा सी को कि तूने रेंट देना है ए को, तो फ्यूचर में क्या ए और सी के बीच में कॉन्टैक्ट बना? हाँ जी बन गया, क्योंकि उसने अपने व्यवहार से शो कर दिया कि मैं जो मिस्टर बी का क्या हूँ, एजेंट। उसने व्यवहार से ये शो कर दिया हाँ मैं ठीक हूँ कि आपने जो रेंट है मुझे दे देना। तो ये क्या बन गया? एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, उसके पास राइट हो गया और एक दूसरे पर वो क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट। यदि फैमिली में ऐसे अरेंजमेंट किए गए हैं तो थर्ड पर्सन भी क्या बन कर सकता है, केस कर सकता है। जैसे इसका प्रोविजन होना चाहिए। ठीक है, जैसे ए ने एग्री कर दिया, अपने सारी प्रॉपर्टी अपने बेटों में बांट दी और ये कह दिया कि आपने मंथली अपनी सिस्टर को मंथली अलाउंसेस देने। ठीक है, प्रॉपर्टी सारे दोनों भाइयों ने ले ली, मंथली अलाउंसेस बेटी को देने। फ्यूचर में उन्होंने बेटी को वो अलाउंसेस देने से मना कर दिया, तो बेटी के केस कर सकती है? हाँ जी, बेटी केस कर सकती है। तो ऐसी सेटलमेंट को कहते हैं फैमिली सेटलमेंट। ठीक है, कल एक और केस ले लेते हैं, मुझे लगता है इससे समझ गए होंगे। ठीक है, मैरिज सेटलमेंट में चलो रहने देते हैं, तो आपने ये वाला अच्छे से कर लेना। दूसरा है कोवेनेंट अटैचमेंट विद द लैंड। ठीक है, इसको हम ऐसे समझाती हूँ कोवेनेंट अटैचमेंट विद द लैंड। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, उसने बी को अपनी प्रॉपर्टी लैंड बेच दी, पर जब लैंड बेचने से पहले क्या था, तो उस लैंड पर वो कहीं गवर्नमेंट को उससे रिलेटेड कुछ अमाउंट देता है कोई, क्योंकि उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई भी रीजन के कारण ये उसका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था कि हम जो भी इस लैंड पर होगा ओनर है वो गवर्नमेंट को इतने पैसे देगा, कि चाहे रिवर हो, कोई मेंटेनेंस, कुछ भी रीजन के कारण। और फ्यूचर में उसने क्या कर दी, वो लैंड बी को बेच दी। क्या बी क्या लाइबल होगा गवर्नमेंट को वो अमाउंट देने के लिए? हाँ जी, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट पहले ही गवर्नमेंट के साथ हो गया था कि, और इस केस में बी वो जो अमाउंट देता है गवर्नमेंट को वो देने के लिए क्या होगा, लाइबल होगा। तो मुझे लगता है इस केस से आप समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं भी आया हो तो आपने उसमें देख लेना, बुक में अच्छे से देख लेना। कॉन्टैक्ट इनटू थ्रू एन एजेंट। ठीक है, यदि आप किसी कॉन्टैक्ट में जाते हैं एजेंट के थ्रू तो वो भी वैलिड कॉन्टैक्ट है। आपने इसी बुक में आपने स्पेशल कॉन्टैक्ट में एक प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या राइट्स है एजेंट के, डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो उस केस में यदि एजेंट के पास भी वही पावर आ जाती है जो प्रिंसिपल के पास होती है जब उसको राइट दी जाती है, तो इस केस में एजेंट क्या है, थर्ड पर्सन। तो हम डिटेल में उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एजेंट भी पर भी केस किया जा सकता है और एजेंट भी केस कर सकता है। थर्ड है हमारा लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये भी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ने हैं ना, तो कौन कौन से होते हैं मैं आपको अभी एडवांस में बताती हूँ। हमारे पास 3 होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रॉमिसरी। ठीक है, ये 3 है। तो इन केस में तो चलता ही जाता है, ऐसे ही स्ट्रेंजर ही करता है केस। जैसे कि आपको पता है कि आपने बैंक को चेक दे दिया किसी पर्सन को। ठीक है, ये मिस्टर ए ने बी को चेक दे दिया, मिस्टर ए ने बी को चेक दे दिया, है ना। दोनों कॉन्टैक्ट किस में है, मिस्टर ए और बी के बीच में।
और मिस्टर बी क्या कहते हैं बैंक में जाके कैश करना था, तो बैंक थोड़ी था उनके कॉन्टैक्ट के बीच में, बैंक क्या था, स्ट्रेंजर था। तो उन दोनों के बीच में, स्ट्रेंजर के बीच में कोई गड़बड़ थी तो एक दूसरे पर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। हाँ, मिस्टर बी भी जो उसको चेक मिला वो आगे भी इंडोर्स कर सकता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो मिस्टर सी के भी बीच में थोड़ी कॉन्टैक्ट हुआ था मिस्टर ए का, ठीक है। तो जो बैंक जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये तो टोटली चलते हैं इसी के एक्सेप्शनल केसेस पर। कौन से, किसके एक्सेप्शनल केसेस पर, प्राइवेटी ऑफ कॉन्टैक्ट के बेस पर। जिस प्राइवेटी कॉन्टैक्ट क्या कहता है कि थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकती हैं। जो मैंने आपके सामने 6 के 6 पॉइंट पढ़े हैं, आपसे डिस्कस किए हैं, तो इनके अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी क्या कर सकती है, केस कर सकती है, और थर्ड पार्टी पर हम केस कर सकते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया ना। देखो लॉ में हर चीज है, यहाँ हम कहें हम ये नहीं कर सकते, लेकिन उससे एक्सेप्शनल केसेस हर जगह आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपने पीछे भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये आपने अच्छे ढंग से एक टॉपिक कर लेना, फिर भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा टॉपिक लिए, प्राइवेटी ऑफ कॉन्टैक्ट पिछले में, और इसके उसका उल्टा एक्सेप्शनल केसेस हमने इस टॉपिक में कर दिया कि ट्रस्ट एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, मैरिज सेटलमेंट, कॉन्टैक्ट एंट्री थ्रू एन एजेंट, लॉ रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इन सब केसेस में थर्ड पर स्ट्रेंजर पर भी केस कर सकते हैं और स्ट्रेंजर भी केस कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।